भारत की कितनी पूछ है। क्यों महाशक्तियों के राष्ट्र प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी बात पर लताड़ते हैं, धमकाते हैं। अमेरिका के दबाव में अमेरिका बताता है कि भारत को ईरान से तेल लेना है, नहीं लेना है। अमेरिका बताता कब रूस से तेल लेना है, कब रूस से तेल नहीं लेना। इससे तो ऐसा है कि कहीं भारत की सरकार नई दिल्ली की बजाय व्हाइट हाउस से कंट्रोल हो रही है इंडियन गवर्नमेंट। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, बंद हो रही है लड़ाई, इसका संदेश जो है वो व्हाइट हाउस से आता है। ट्रंप ये बताते हैं हमने वार रुकवा दी, 3 जहाजों पे हमला कर दिया और वहाँ पे भारत के 3 जो है वो नाविक मारे। वो चुप्पी नहीं टूटती, वो जो अनंतकालीन जो चुप्पी ओढ़े हुए हैं प्रधानमंत्री, ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात। नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे भारत की विदेश नीति की दशा और दिशा। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत की विदेश नीति की स्थिति क्या है, आज भारत के साथ कौन कौन से देश खड़े हैं और भारत को होने वाले नुकसानों में भारत का साथ देने वाले कौन कौन से देश हैं। विश्व की दूसरे देशों के आपस में झगड़े में, युद्ध में पंचायत के तौर पर भारत की कितनी पूछ है। क्यों महाशक्तियों के राष्ट्र प्रमुख भारत के प्रधानमंत्री को किसी भी बात पर लताड़ते हैं, धमकाते हैं। क्या अतीत में भी ऐसा ही होता रहा है? इन सब सवालों पर हम चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि विदेश नीति की आम आदमी पर क्या असर पड़ता है। इन सब सवालों पर बातचीत करने के बीच हमारे बीच मौजूद हैं नरेश कुमार दणोदा जी। नमस्कार साथी। नमस्कार कुलदीप जी, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। तो सर, आज सबसे पहले आप ये बताइए कि वर्तमान दौर में भारत की विदेश नीति की दशा क्या है, इसकी दिशा क्या है? कुलदीप जी, वर्तमान दौर की जब हम विदेश नीति की बात कर रहे हैं, उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है कि हमारी विदेश नीति रही क्या है, हमारी विदेश नीति का इतिहास क्या रहा। नेहरू जी के नेतृत्व में हम 62 देशों का नेतृत्व कर रहे थे। 62 जो गुट निरपेक्ष देश थे, जो सोवियत संघ का गुट था और जो यूएसए का गुट था, उन दोनों देशों से जो उन दोनों गुटों में जो शामिल नहीं थे देश, उन 62 देशों का नेतृत्व जो है वो भारत एक समय करता था। मतलब आपका कहने का मतलब है कि दुनिया भर के 62 नव स्वाधीन देश वो भारत को अपना नेता मानते थे, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, एक गुट निरपेक्ष राष्ट्र के तौर पे। बिल्कुल, 62 देश अपना नेता मानते थे और भारत का एक प्रभाव था दोनों तरह के गुटों के ऊपर। दोनों तरह के गुट एक तरह से भारत को प्रभावित करने की कोशिश करते थे और भारत दोनों से अलग अलग मौकों के ऊपर, दोनों ही गुटों से अलग अलग तरीके से अपने देश में क्या फायदा हो सकता है, तो उसके लिए काम जो है वो एक तरह से एक दबाव बनाने की स्थिति में भारत रहा। मतलब भारत की अपने हितों से संचालित होती थी, भारत की जनता के हितों से विदेश नीति संचालित होती थी। भारत की विदेश नीति भारत की जनता के हित जो है वो प्राथमिकता पर थे। भारत की विदेश नीति के ऊपर किसी विदेशी ताकत का जो है वो दबाव बिल्कुल दिखाई जो उस समय नहीं देता था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े, ये कांग्रेस के दौर में ही एक शुरुआत होगी। जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत जो है वो एक तरह से अमेरिका की तरफ उनका झुकाव देना दिखाई देना शुरू हो गया था। भारत अमेरिका की तरफ जो झुकता जो है वो दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो दुनिया 2 ध्रुवीय दुनिया नहीं बची थी। एक ही गुट बचा था, एक ही ध्रुव बचा था और उस ध्रुव का जो है वो शहंशाह अमेरिका था। तो उसका एक असर जो है वो भारत की तमाम जो वेलफेयर की स्कीम है उसके ऊपर भी जो है दिखाई देता है। भारत में तमाम ये जो नव उदारीकरण की नीतियां जो है शुरू हुई उसमें दिखाई देता है कि किस तरीके से भारत में, जब भारत गुट निरपेक्ष नीति के ऊपर चल रहा था, वो एक अलग स्थिति थी। उस टाइम पे भारत में निर्माण हो रहा था, अलग अलग कंपनियों, अलग अलग सेक्टरों में जो है वो ढांचे बनते दिखाई दे रहे थे, स्ट्रक्चर निर्मित होते दिखाई दे रहे थे। अभी जो स्थिति है
1990 के बाद में वो जो स्ट्रक्चर बने थे वो निजी हाथों में जाते हुए वो ज्यादा दिखाई दी। और खासकर 2014 के बाद में मोदी जी के नेतृत्व में पूरी तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया विदेश नीति के। मतलब अब भारत की आत्मसमर्पण की नीति है नरेंद्र मोदी जी की अमेरिका के सामने। बिल्कुल पूरी तरह से आत्मसमर्पण जो है वो भारत कर चुका है। और इसका सबसे मतलब सबसे ये कह सकते हैं विकटतम अगर रूप देखना है अपने देश के सामने, तो ये जो अभी भारत पाकिस्तान के साथ में जो 8-9 दिन की एक झड़प जो है सामने आई थी, युद्ध, एक लघुकालिक युद्ध जिसको बोला जा सकता है, उस टाइम पे एक भी देश ऐसा नहीं था, ये पहली दफा हुआ है, एक भी देश ऐसा नहीं था जिसने इस युद्ध में भारत का पक्ष लिया, भारत के पक्ष में बयान तक दे दिया। मतलब पिछले दिनों जो भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध के नौबत आने का एक वातावरण बना था पिछले दिनों, उसमें दुनिया भर के देशों में से एक भी ऐसा कंट्री नहीं आगे आया जो भारत के समर्थन में खड़ा हुआ। बिल्कुल एक भी देश जो है उसका आगे ना आना भारत के समर्थन में, ये दिखाई देता है कि भारत ने कितने दोस्त बनाए। भारत जो है पूरी तरीके से अमेरिका का पिछलग्गू बन चुका है, और जो पिछलग्गू बन चुका है पिछलग्गुओं के दोस्त नहीं होते। ये स्थिति कुल मिला के पिछले दिनों में आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश के साथ में हमारे राजनीतिक संबंध जो है वो खराब हो रहे हैं, नेपाल के साथ में, मलेशिया के साथ में, श्रीलंका के साथ में, अड़ोस पड़ोस के जितने भी देशों के साथ में हमने संबंध खराब किए। ईरान और रूस के साथ में, ईरान और रूस सबसे विश्वसनीय दोस्त हर दौर में, युद्ध के समय में भी हर दौर में ईरान और रूस भारत के विश्वसनीय दोस्त रहे। उनके साथ में आज हमारे संबंध खराब हो गए। अमेरिका के दबाव में अमेरिका बताता है कि भारत को ईरान से तेल लेना है नहीं लेना है, अमेरिका बताता कब रूस से तेल लेना है कब रूस से तेल नहीं लेना। इससे तो ऐसा लगता है कि कहीं भारत की सरकार नई दिल्ली की बजाय व्हाइट हाउस से कंट्रोल हो रही है इंडियन गवर्नमेंट, कुछ इस तरह का वर्ल्ड में संदेश नहीं जा रहा है। ऐसा ही कहा जा सकता है, व्हाइट हाउस से जो निर्देश आते हैं। अब बताओ पहली बार कभी देखा आपने मतलब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई चल रही है, उसको रुकाने का जो वो बंद हो रही है लड़ाई, इसका संदेश जो है वो व्हाइट हाउस से आता है। मतलब ट्रंप ये बताते हैं हमने वार रुकवा दी, ट्रंप बताते हैं कि वार रुकवा दी। ये अपने लिए अगर हम देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये सुनते, अच्छी बात है, युद्ध नहीं होने चाहिए। युद्ध जो आज के दौर में जब इतने ज्यादा हथियार हैं, आज परमाणु हाइड्रोजन बम जो है वो बन चुके हैं, युद्ध किसी भी हालात में जो है वो अच्छी चीज नहीं। लेकिन जिस तरीके से युद्ध बंद हुआ वो एक चिंता का सबब है कि वो हमारे देश के प्रधानमंत्री आगे आते वो बोलते, चलो मतलब बार बार बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है, बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि हम जो है हमारा निर्णय हम लेते हैं, अमेरिका का इसमें कोई दखलंदाजी नहीं है। हम भी यही बोल रहे हैं, हम विश्वास करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते एक बार हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कहें कि ट्रंप जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है। और एक बार नहीं 2 बार, वो 100 से ज्यादा बार ये कह चुका है, बार बार ये बात कह चुका है कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध मैंने रुकवाया, और ना सिर्फ रुकवाया, धमकी दे के रुकवाया। ये दोनों देशों को धमकाया कि आपके साथ में जो आप तो टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगाया। अब ये देखो, आप एक स्थिति आप पूरी तरह से सरेंडर के लिए तैयार है, उसके बावजूद भारत जो है उसके ऊपर जो है टैरिफ लगाया जा रहा है ना। ये तो स्वीकृति भी आई है भारतीय जनता पार्टी के नेता या आरएसएस के बड़े नेताओं में से राम माधव जी ने तो खुद अमेरिका में बोला है। मैं यहीं पे आना चाहता था, मतलब वो जो स्वीकारोक्ति है वो गिड़गिड़ाने की जो एक स्थिति है, हम मतलब उनकी भाषा जो है वो भारत के लिए बहुत ज्यादा अपमानजनक है। भारत देश का कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री किसी दूसरे देश में जाके ये कहे कि हमने आपके कहने पे जो है ईरान से तेल लेना बंद कर दिया, हमने आपके कहने से रूस से तेल लेना बंद कर दिया, हमने आपके कहने पे हमने आप जो है आपने टैरिफ लगाया, हमने वो टैरिफ भी झेल लिया, हम और क्या करें? मतलब आप और क्या माई बाप आप बताइए और क्या करना है?
आपकी, जिससे आपकी दया दृष्टि जो है वो हम पे बनी रही। इस तरह की जो एक स्थिति जो है वो बेहद चिंताजनक भी है और बेहद शर्मनाक भी है। पूरे देश के लिए जो है एक अपमानित करने जैसी एक स्थिति जो है बन के सामने। एक घटनाक्रम और सामने आया कि जैसे भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, इनके साथ भी माननीय ट्रंप जी का, जो अमेरिका के राष्ट्र प्रमुख है, उनका जो व्यवहार है वो गरिमापूर्ण नहीं रहा। मतलब वो बोलते हैं बाकायदा, मैं मोदी का जो राजनीतिक कैरियर खत्म कर दूं। मतलब बार बार जो है वो बोलते हैं वे ये नरक कुंड जो है, भारत जो है वो नरक कुंड है। बार बार अपमानित कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं, देश को अपमानित कर रहे हैं। लेकिन ये जो चुप्पी है, ये जो अनंतकालीन जो चुप्पी, मतलब उम्मीद करते अब तोड़ेगी चुप्पी, अब देश जो है वो चुप्पी तोड़े, अब तो कुछ ना कुछ बोलेगा प्रधानमंत्री। मतलब मोदी जी खामोश हैं बिल्कुल। अब ये देखो, अब भारत के 3 जहाजों के ऊपर हमला कर दिया। मतलब भारतीय 3 व्यक्तियों को मार दिया अमेरिकन ने, 3 जहाजों पे हमला कर दिया और वहां पे भारत के 3 जो है वो नाविक मारे गए। ये अपने आप ये में अमेरिकन नेवी ने मारा जी, अमेरिकन नेवी ने मारा, बाकायदा धमकी दे के ना जो है वो मारा। और जो कोई मालवाहक जहाज थे, वो कोई लड़ाकू जहाज नहीं थे, आराम से खड़े थे, लंबे समय से वहां पे जो है खड़े थे। लेकिन एक जो है सिर्फ दादागिरी जो है वो दिखाने के लिए 3 लोगों को, हमारे 3 नाविकों को जो बेकसूर, जिनका कोई मामला ही नहीं था, उनको जो मार दिया। और 3 भारतीय नागरिकों की हत्या अमेरिकी सैनिकों द्वारा की जाती है और भारत की सरकार चुप्पी बनी रहती है, वो चुप्पी नहीं टूटती। वो जो अनंतकालीन जो चुप्पी ओढ़े हुए हैं प्रधानमंत्री, ये अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। और ईरान जैसा देश, जिसके ऊपर ये था इजराइल अमेरिका दोनों परमाणु शक्तियां इसको तो कुचल डालेंगी, जिस तरीके से सीना तान के ईरान ने इस लड़ाई को लड़ा है। अभी आपने देखा MOU के ऊपर जो समझौता हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, मतलब बहुत ही अपमानजनक समझौता है अमेरिका के लिए। मतलब बड़ी बड़ी बातें जो डिंगे मार रहा था, ये खत्म कर दूंगा, सभ्यता को खत्म कर दूंगा, असल में जो अमेरिका हार चुका था, वो सिर्फ हार को छिपाना चाहते थे, किसी भी तरीके से वाह बना के जो है कुछ टेबल के ऊपर कुछ चीजें हासिल कर ले। युद्ध के मैदान में हारने के बाद में टेबल के ऊपर कुछ हासिल जो वो ईरान से डरा धमका के कुछ एक वातावरण। पिछले दिनों जो ईरान पे अटैक करे, हमला करे अमेरिका और इजराइल ने, उसमें जो ईरान का जो एक रोल रहा है, भूमिका रही है, वो शानदार और बहादुरीपूर्ण रही है। कोई भी देश, आपने पूरी दुनिया का इतिहास, कोई राजा हार जाता है तो हारा हुआ राजा युद्ध का मुआवजा देता है। युद्ध में जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई जो हारा हुआ राजा का। अब यहाँ पे नुकसान जो ईरान का हुआ उसकी भरपाई कौन कर रहा है? अमेरिका। या MOU की जो अंडरस्टैंडिंग अभी जो कल ट्रंप साहब जो हस्ताक्षर करके आए, 300 अरब रुपए, 300 अरब डॉलर, सॉरी 300 अरब डॉलर जो है वो पुनर्निर्माण, रिकंस्ट्रक्शन के नाम से जो है वो ईरान को जो है वो देगा। वो अलग अलग तरीके से कुछ तो पैसा देना शुरू भी कर दिया है और कुछ में अमेरिका डायरेक्ट जाके जो है वो पुनर्निर्माण का काम करेगा ईरान में। हालांकि इसका एक खतरा भी इसके अंदर है कि वो जिस रूप में वो कंपनियां काम करती हैं, अमेरिका की कंपनियां, लेकिन आप ये देखो एक समझौते के ऊपर मजबूर होना पड़ा। और इसके अलावा उनका जो जब्त किया हुआ धन था वो भी जारी करने का जो इस पे फैसला हुआ है। आप ये देखो पूरी तरह से अमेरिका, मतलब किस चीज के लिए अमेरिका ने लड़ाई शुरू करी थी? वहां निजाम पलटने के लिए। निजाम पलटने से पहले तो ये था नहीं भाई, ये परमाणु जो कार्यक्रम वो रद्द करे। मतलब परमाणु जितना भी यूरेनियम, जितना भी संशोधित यूरेनियम है वो अमेरिका को दे ईरान, इस चीज के ऊपर लड़ाई थी। अभी जो समझौता हुआ है ये मेमोरेंडम में, उसमें यह है कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। अब इसको अमेरिका जीत की तरह से जो है वो देख रहा है, जबकि ईरान 1968 में हस्ताक्षर कर चुका है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। वो जो आयतुल्ला खामनेई जो थे, उनका फतवा था बाकायदा, भाई
ईरान जो है वो परमाणु हथियार नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इस्लाम के खिलाफ है। उनका फतवा था। ईरान बार बार कह रहा है, शुरू से कह रहा है, इसके हस्ताक्षर तो पहले कभी भी ले लेते, कब मना कर रहा था ईरान। इसको जीत की तरीके से अमेरिका जो प्रचारित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये जो ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ, अमेरिका और इजराइल ने इराक को नेस्तनाबूद करने के लिए बम बरसाए, हमले किए, ईरान बहादुरी से खड़ा रहा मैदान में, इसमें जो भारत की विदेश नीति का स्टैंड है, इस पर आपकी क्या राय है? भारत के लिए सबसे बड़ा मौका था इस युद्ध के दौरान। आप देखिए, एक ऐसा खास मौका, ब्रिक्स जो है आज के टाइम पे बहुत बड़ी ताकत जो है वो बनता जा रहा है, और ब्रिक्स का जो अध्यक्ष इस बार भारत था। मतलब एक बहुत बड़ा मौका था, जब इस युद्ध में मतलब सिर्फ भारत को कोई बड़ा स्टैंड लेने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ ये कहना था, गलत को गलत कहना था, सही को सही कहना था। अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया, सिर्फ उसकी निंदा करनी थी। खामनेई की जो है वो हत्या कर दी, सिर्फ उसकी निंदा करनी थी। मतलब ये भारत करता ही रहा है, कोई भी देश है, कोई भी, ये कोई बड़ा मुश्किल काम होता भी नहीं। छोटे छोटे देशों ने करी है, छोटे छोटे देशों ने, वो अमेरिका ने जो हमले किए उनकी निंदा करी है, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा करते हैं। लेकिन पूरी तरह से एक मतलब भारत से अब मोदी जी से तो ये उम्मीद करना भी बेईमानी है। जो अपने देश के जो नाविक मारे गए उनकी निंदा जो नहीं कर पाए, तो उसकी निंदा जो है वो दूसरे देश के सही और गलत का तो सवाल ही नहीं। मतलब मौका था भारत का पूरी राष्ट्रीय राजनीति में, राष्ट्रीय फलक के ऊपर जो है एक ताकत दिखाने, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय सत्र के ऊपर, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय फलक के ऊपर एक ताकत दिखाने का एक बड़ा मौका भारत के पास। बल्कि ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान ने इसमें एक पंचायती की भूमिका अदा करी। पाकिस्तान के राष्ट्र प्रमुख ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता करवाने में आगे हैं। इससे तो ऐसा लगता है कि जैसे विदेश नीति के सवाल पर पाकिस्तान को बढ़त मिली है। निश्चित रूप से, मतलब एक पाकिस्तान जैसा देश जिसके ऊपर, जिसके गुनाहों के ऊपर इतनी चर्चा होती है, जिनके गुनाह और गुनाह जो है दुनिया मानती है, अमेरिका भी मानता रहा है पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। एक टाइम पे जो है पूरी दुनिया में मतलब यूएनओ में जो है वो बात हो चुकी है, पास हो चुका है कि वो आतंकवादी देश है। वो देश आज एक जो सबसे बड़ी लड़ाई थी उसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो ये तो भारत के लिए तो अपने आप में शर्म की बात है कि भारत उसके लिए सबसे शर्म। ईरान और भारत के जो ऐतिहासिक रूप से जो संबंध रहे हैं, बहुत समृद्ध संबंध जो है भारत और ईरान के रहे, वो भारत को जो भूमिका निभानी चाहिए थी वो भूमिका पाकिस्तान ले गया। और फिर हम जो मोदी जी और तमाम जो आजकल ये जो ट्रोल गैंग है वो एक मजाक बना रही है, बिचौलिया बिचौलिया, हम बिचौलिया नहीं बनते। मतलब जो एक उसकी कामयाबी है विदेश नीति की, जो पाकिस्तान की कामयाबी आपसे को माननी पड़ेगी इसमें। मतलब इससे ये भी लगता है भाई, जो ईरान के हिमायत में जिस मजबूती से भारत को खड़ा होना चाहिए था, उस पक्ष पर भी सरकार खरी नहीं उतर पाई। आपको खामनेई मारे गए जो भारत के दोस्त थे, उनकी निंदा के लिए जो प्रस्ताव था उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए मतलब 10 दिन के बाद में गए हमारे मंत्री जी। एक मतलब कितनी शर्म की बात है, जब सारे देश जा चुके थे, जब अमेरिका का ये ड्रामा फेल हो चुका था, ऐसा लग रहा था नहीं अमेरिका तो कुछ दिनों में सत्ता परिवर्तन कर देगा और ये जो कुचल देगा ईरान को, वो जब एक्सपोज हो चुका, जो जवाब आया ईरान के बाद में, जब ये देखा कि हम ईरान कहीं नहीं जाने वाला, ईरान मजबूती के साथ में मुकाबला करेगा, ईरान इस युद्ध को हारने वाला नहीं, उस टाइम पे जाके आए जिसका कोई मतलब नहीं बचा। एक महत्वपूर्ण बिंदु है जी भारत की विदेश नीति का, वो है फिलिस्तीन के संदर्भ में। परंपरागत तौर पर भारत फिलिस्तीन को अपना दोस्त मानता रहा है, लेकिन पिछले दौर में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया है कि भारत की विदेश नीति इजराइल की तरफ झुकती हुई दिखाई दी। इस पर आपकी क्या राय है? ये सबसे बड़ा अगर सेटबैक भारत की विदेश नीति को है वो इसी सवाल पे है। आज जब इजराइल पूरी दुनिया में लोग थू थू कर रहे हैं, पूरी दुनिया में कोई उनसे किसी भी तरह का लिंक जो है
वो नहीं जोड़ना चाहता देश। वो जो पूरे यूरोपियन कंट्री थे, यूरोपियन देश थे, जो हर बार इजराइल का जो सपोर्ट करते थे, वो भी पीछे चले गए। आज पूरी दुनिया में इजराइल का सबसे घिनौना चेहरा वो सामने आया है दुनिया में। उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री, ये पहले प्रधानमंत्री है जो एक बार नहीं 2 बार इजराइल में गए। मतलब भारत ने तो जब इजराइल बना तो भारत ने तो इजराइल को मान्यता नहीं दी थी। बहुत लंबे समय के बाद में भारत ने इजराइल को एक देश के रूप में स्वीकार किया, और उसके बाद में दोनों देश जो है दोनों स्वतंत्र देश हैं, फिलिस्तीन और इजराइल। और जिस तरीके से धीरे धीरे पूरे फिलिस्तीन को कब्जे में ले लिया इजराइल ने, मतलब अकेला जो है वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में थोड़ा सा जो है वो बचा हुआ फिलिस्तीन का अस्तित्व, पूरे फिलिस्तीन को एक एक करके उसकी चढ़ाई जो है फिलिस्तीन के ऊपर जारी रही। और उसका पूरे तरीके, मतलब सिर्फ यहाँ पे किसी पार्टी का सवाल नहीं है, भारत की बात है, भारत की विदेश नीति रही है। आपने अटल बिहारी का भी वो भाषण सुना होगा जिसमें इजराइल को बहुत बुरी तरीके से दुत्कार रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, भाई ये इस तरीके से किसी देश को कब्जे में लेना जो भारत स्वीकार नहीं करेगा। मतलब ये देश की एक विदेश नीति रही है इजराइल के पक्ष में। और आज जब सबसे इजराइल जब दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया में हाशिए पे है, पूरी दुनिया में नफरत का केंद्र है, आज भारत के जो है संबंध इजराइल के साथ में वो पुख्ता होने लग रहे हैं। भारत जो है इजराइल से सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहे हैं, जो इतना जनसंहार जो है वो कर रहा है, इतना टेरर जो है वो मचा रखा है, इतने छोटे छोटे बच्चों को, मतलब गाजा पट्टी में हजारों हजार छोटे छोटे बच्चों को मार दिया, जिसके जो एक तरह से साइकोपैथ है, मतलब जिसको मारने में, जैसे लोगों को मारने में, बच्चों को मारने में जिसको मजा आता हो, इस तरह का एक देश दुनिया में एक उभर के आया है उसकी तस्वीर। और वहां पे जाके भारत के जो प्रधानमंत्री उनके साथ में संबंध जो प्रगाढ़ कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में जो एक अलग शर्म की स्थिति है, राष्ट्रीय शर्म की एक स्थिति जो है वो बन जाती है। तो ऐसे क्या मजबूरी क्या है? ये जो एपेस्टीन फाइल का बार बार जिक्र आता है, वो और ज्यादा शक जो है और ज्यादा मजबूत हो जाता है, क्योंकि वो एपेस्टीन इजराइल के थे। तो कुछ ना कुछ जो है वो पूंछ प्रधानमंत्री की उन्होंने दबा रखी है। नहीं तो ऐसे हालात में जब कोई भी दोस्ती नहीं करना चाहता, आप पूरी विदेश नीति को जो तिलांजलि दे के और आप इजराइल की गोद में जाके बैठ जाते हो, तो अपने आप में चिंता का सवाल। तो आज आपने विचार सुने नरेश गनोदा जी के, और भारत की विदेश नीति एक बड़ा व्यापक विषय है जिस पर आधे घंटे में 1 घंटे में सारी बातचीत भी नहीं हो सकती, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु जो विदेश नीति की दशा है और दिशा है, इसको सार रूप में परिभाषित करने की कोशिश की गई है। और हम खुद भी अध्ययन करें, खुद भी जाने, इतिहास के पन्ने पलटे, खंगालें कि भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जब यूएनओ में बोलते थे, पूरी दुनिया पूरी गंभीरता और शालीनता से सुनती थी, और आज भारत के प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में एक मजाक के पात्र बन के रह गए। हम अपने गिरेबान में जाके क्यों भारत जैसा एक उभरता हुआ शक्तिशाली राष्ट्र अपनी संप्रभुता की रक्षा नहीं कर पा रहा? क्यों हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को बेबस पाते हैं? क्यों भारत के नौजवानों को अमेरिका से हथकड़ी और बेड़ी लगाकर एक बेइज्जती के तरीके से डिपोर्ट किया जाता है, और भारत की सरकार अपनी असहमति, अपना विरोध तक नहीं दर्ज करा पाती? क्यों हम इतने लाचार हो गए? ये सवाल आप खुद अपने आप से भी पूछें, और भारत सरकार से भी पूछें, अपने जनप्रतिनिधियों से भी पूछें, और एक विचार विमर्श करें, ताकि भविष्य में भारत की उस शाख की बहाली हो जिसकी नींव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी। भारत पूरी दुनिया के अंदर एक ताकत बने, न्याय के हक में, मानवता के हक में, प्यार प्रेम के हक में, युद्धों के खात्मे के हक में, यूएनओ के मोटो को साकार करते हुए भारत एक बेहतरीन भूमिका अदा करे, एक अच्छी विदेश नीति ले। इन्हीं सब कामनाओं के साथ और एक विचार मंथन की श्रृंखला चलती रहे, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।